Good morning. Good afternoon, ma'am. अभी थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, एक दो बच्चे शायद आ जाएं क्लास में। शुरू करूं मैं क्लास को फिर? पिछली क्लास में इतने ही बच्चे थे क्या? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ जी मैम, इतने ही स्टूडेंट्स थे करीबन। अच्छा, 3 ही बच्चे थे। अच्छा, ठीक। अच्छा, उसके हाँ। पहले मैं ज़रा एक इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाह रही थी। देखिए, मतलब एक बात आपको बताना चाह रही थी, इन्फॉर्मेशन तो नहीं लेना चाह रही थी, देना चाह रही थी। इसमें देखिए आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं, समझ रहे हैं आप? है ना? सिलेबस होगा ही आप लोगों के पास, उसे एक बार देख लीजिएगा। तो हाँ अभी मैम जैसे है। आज हम सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में भेज दूँगी नोट्स आपको। पिछले उसमें हमने फिनिश किया। अब इसमें क्या है ना, देखो ये जो थर्ड यूनिट है ना, थर्ड यूनिट इसमें 2 बार डाली हुई है। Yes, ma'am. अब आपको ये करना है कि बेटा ये जो थर्ड यूनिट है ना, थर्ड यूनिट में क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों दे रखी है। और यही चीज़ आपकी फिफ्थ यूनिट में भी दे रखी है कि क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च क्या-क्या होते हैं। तो मैं यहाँ थर्ड यूनिट में ही आपको ये चीज़ें कवर करवाऊँगी, ठीक? ठीक है। उसके लिए मतलब परेशान मत होना कि हमारी फिफ्थ यूनिट नहीं हुई है, हमारी ये नहीं हुई है। तो मैं यहीं पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है थर्ड यूनिट में, मैं इसी के थ्रू आपको इसको कंप्लीट करा दूँगी यूनिट को, ठीक है? बाकी इसके नोट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें ही कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है तो शुरू करें क्लास फिर आज? आज देखिए मैम। आपकी सेकंड यूनिट शुरू हो रही है, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। कल मैंने मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्लानिंग ऑफ अ रिसर्च स्टडी, और प्लानिंग में मैंने स्टेप्स बताए थे, 6 स्टेप्स बताए थे आपको। इसी तरीके से जब हम रिसर्च प्रपोजल को बनाना शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप्स होता है आपका सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि मैंने आपको प्लानिंग के टाइम पर भी बताया था। ठीक है, मैं एक छोटी सी एक पीपीटी है वो आपको शेयर भी कर रही हूँ, मतलब मैं बताती भी जाऊंगी आपको और आप उसमें देखते भी जाना, अ, आपको शायद समझ में भी आए चीज। विजिबल वो है कि नहीं, बस मुझे ये बताइएगा आप। यस मैम, विजिबल है। विजिबल है ना? ठीक है, यहाँ से हमें ना रिसर्च प्रॉब्लम का लेकर शुरू करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, पहली स्लाइड में ही आपको दिखाई देगा, नाम इसका है। हाँ,
अब देखिए, जब हम अपनी रिसर्च शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहला और सबसे टफ टास्क हमारा होता है कि हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होती है। और रिसर्च प्रॉब्लम हम कैसे लें, उसको किस तरीके से सेलेक्ट करें, ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा हमारे पास होती हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब तक हमारे पास एक प्रॉब्लम नहीं है, तब तक हम अपना रिसर्च वर्क नहीं कर सकते। और शुरुआत में जब हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो हम इधर-उधर भटकते रहते हैं कि अब हम कहाँ से लेकर आएँ प्रॉब्लम, कैसे लेकर आएँ। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि शायद जो उनके गाइड हैं, वो ही उनको रिसर्च प्रॉब्लम दे देंगे। लेकिन गाइड जो होता है ना, उसके पास भी रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होती हैं, क्योंकि उसको भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है रिसर्च प्रॉब्लम ढूँढने के लिए, जितना एक रिसर्चर कर रहा होता है ना? कहने के लिए तो बहुत सारे शॉर्ट तरीके होते हैं, वेज होते हैं कि आप रिसर्च प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं से ढूंढ सकते हो, कि आप किसी की किए हुए काम के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, लेकिन वो रिसर्च आपकी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए जो रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे सामने कि हम अपनी जो रिसर्च है वो कहाँ से स्टार्ट करें। और इसी के लिए हमारे सामने जो सबसे पहला प्रश्न आता है, वो आता है समस्या के चयन का, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है? अब रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेज क्या, सबसे पहले हम इसके सोर्सेज पढ़ेंगे, तो उससे हमारी समझ में ये आ जाएगा कि मतलब प्रॉब्लम होती क्या है और ये किस तरीके से हमारे सामने आएगी। मैं आपको जैसे इसमें जो दिया है ना, इसके हिसाब से थोड़ा-थोड़ा लेके चल रही हूँ, बाकी मेरी पीडीएफ अलग है। ये तो स्लाइड मैंने नेट से उठाई हुई है, ये उस हिसाब से आपको थोड़ा-सा हेल्प करेगी। बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं। हम कई बार जो रिसर्चर होता है, सबसे पहले इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है और उसको सोर्सेज़ नहीं मिलते हैं। उसको रिसर्च प्रॉब्लम जो ऑथेंटिक जहाँ पर वो काम करना चाह रहा है, वो नहीं मिलती है। उस समय बच्चे बार-बार आते हैं जब अपने क्या कहते हैं, डिसर्टेशन बनाते हैं कि मैडम हमें प्रॉब्लम मिल ही नहीं रही है, हम कहाँ से ढूँढें? क्योंकि रिसर्च वाली प्रॉब्लम बिल्कुल अलग होती है। तो इसके कुछ सोर्सेज़ होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें है, सबसे पहले आ जाते हैं सोर्सेज़ में पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव। सबसे पहले क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है, मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी कि जो रिसर्च है, अगर हम उसको बिहेवियरल टर्म में यूज़ करते हुए पढ़ेंगे, तो हमें इंटरेस्ट भी आएगा और हमारी समझ में भी बहुत अच्छे से आएगी। अदरवाइज़ अगर हम इसको इस तरीके से समझेंगे ना कि सिर्फ़ ये हैं? रिसर्च है, तो ये हमारे सिर के ऊपर से भी जा सकती है। ठीक? चम्मच? अब इसी तरीके से जब हम रिसर्च प्रॉब्लम की बात भाई करते उसे हैं, मिल तो गया सबसे होगा, पहले उनने क्या होता पैसे दे है, दिए होंगे, जो बुकिंग कर दी रिसर्चर होगी, होता और है, खाली उसके करना बैठा पर्सनल है। एक्सपीरियंसेस के और थ्रू भी उससे हम बहुत रिसर्च लोग प्रॉब्लम जाएंगे, को 12 सेलेक्ट 13 कर 14 की सकते हैं। छुट्टी है। वो कैसे कर सकते हैं? वो देखिए, एक आध छुट्टी इधर उधर ज़्यादातर ले ये लेके होता है 10 कि जो तारीख एक की रिसर्चर महावीर जयंती होता की है, छुट्टी उसके है, एक और जो ले ली, 6 छुट्टियां हो एक्सपीरियंसेस गई। रहे हैं, वो ये उनके थ्रू ये जानने की कोशिश कर सकता है कि किस एरिया में किस तरीके की इवन समस्याएँ कहीं उपलब्ध हम हैं इस बुकिंग टाइम। वुकिंग कर देखें, और और कहीं भी उनका तो मतलब होगा। किस तरीके की समस्याएँ जिनके हाँ, सॉल्यूशन श्रवण कुमार से ढूँढने पूछो। बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है? कितने हैं, किस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके कहीं पर भी भाई आंसर्स नहीं जाना है हैं। तो चलो। ठीक है? अभी अगर ये ये थोड़ी ना कि इन कहाँ एरियाज़ जाएगा, में क्या जाता टाइम है, होगा, जब भी काम होगा करता जैसा होगा है, उस हिसाब से तो कर उसे लेंगे। ऐसे और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बुकिंग करनी होंगे, है तो बुकिंग कर लो, जिनसे कि खत्म। समस्याएँ या कुछ क्वेश्चंस दिमाग में उभरेंगे और उनकी दिन की जानकारी शादी हो, के रात थ्रू की हम एक शादी हो, वो तो प्रॉब्लम की अलग तरफ बात है। पहुँच सकते हैं। उस हिसाब ठीक से है? गाड़ी, उस अब हिसाब से जैसे गाड़ी मान लीजिए चलेगी। कि व्यक्तिगत अनुभव में उसका परिवार भी आ सकता है? या फिर वो देख सकता है कि कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, उनका बच्चों के प्रति जो हार्श तो बस बिहेवियर लोग होता शादी है, में शादियां कम उसके करते कारण हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो बाकी जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते क्योंकि हैं। रोकना भी तो तो पड़ेगा, रिसर्च अब प्रॉब्लम रात में यहाँ से भी मेहमानों मिल को सकती कहाँ रोकोगे? है ना? आपने बहुत सारे जो परिवारों मेहमानों को में आप देखा बुला रहे होगा हो, कि सबके विघटन रुकने हो की भी तो रखा देखनी होता है, पड़ती है बहुत ना, सारे सब या तो फिर परिवारों में रात में ही डिवोर्स वापस हो जाना जाते पड़ेगा। हैं। घरों में तो तब कोई इन रुकता सब नहीं है के किसी पीछे का। क्या कारण है? सबके ये भी अपने तो अपने काम में अगले आपके दिन सब पर्सनल निकल लेते एक्सपीरियंसेस हैं। में आ सकते हैं कि इन्हें आप आस-पास घटित होते हुए देख रहे हैं, है ना? तो ये जो होते हैं ना, मानवीय व्यवहार जो होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स जो होते वो हैं, रुकवाना और पड़ेगा, उनके वो जो ये करना आपस में पड़ेगा। रिलेशंस होते हैं, उनके थ्रू भी हमें अ, रिसर्च प्रॉब्लम के संकेत मिल सकते हैं। मतलब वहाँ से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड नहीं, आता यही है रखिए। इसमें
संदर्भ साहित्य का अध्ययन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से मतलब होता है, अभी आप हैं? गूगल पे जब आपने रिसर्च की प्रॉब्लम फली कोई भी फली को ढूंढने तो की कोशिश माटर की ना, मार पहले देंगे, तो अपने इंटरेस्ट का आपको जो भी एरिया सब्जी पता वब्जी बच होना रही है चाहिए सब कि आप माटर मार। किस फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उस फील्ड से रिलेटेड रिव्यू खोजने की कोशिश करेंगे। रिव्यू से मतलब होता है कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उससे रिलेटेड बहुत प्रकार के आर्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारा साहित्य, बहुत सारा लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, गूगल पे भी पड़ा है, लाइब्रेरी में भी पड़ा है, जो रिसर्च हो चुकी हैं वो सब हमारे पास एकत्रित है, हम वहां से ले सकते हैं, ठीक है। संबंधित साहित्य के अध्ययन करने से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो ये ज्ञान है हमारे पास, जो उपलब्ध ज्ञान है, हम इसका किस तरीके से कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, किन घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। और जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके उत्तर हमें मिलने बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि ह्यूमन बिहेवियर है या साइकोलॉजी है या बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अभी तक बहुत सारी थ्योरीज बन चुकी हैं, स्टेटमेंट बन चुके हैं। आप ये देखिए कि हर रिसर्च में पीछे फर्दर सजेशंस दिए होते तो हैं उसके हिसाब फॉर से ये भी सोचो कि फर्दर जैसे स्टडी, है आता है ना, ना, सजेशंस दिए होते हैं गाड़ियों का जाम लग गया, ये जिनका लग क्या गया, होता वो है, लग गया, जो लॉन्ग प्रामाणिक वीकेंड था, होते हैं, वैद्य सब होते हैं, कुछ सोच के उन्हें चलो। लेकर भी समस्याएं ली जा सकती हैं, उनके थ्रू भी समस्या, हर थीसिस में आप नीचे देखेंगे सजेशंस फॉर फर्दर स्टडीज, वहां से भी आप उठा सकते हो कि जो रिसर्चर ने मतलब समस्या ली थी उससे रिलेटेड वो कुछ सुझाव भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण हो चुके अनुसंधानों का सर्वेक्षण, सर्वे। पहले तो देखते हैं ना, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है वो, ऐसे तो काफी देर कर देते हो आप, हैं ज्वाइन कर लिया करो टाइम से, ठीक है। जैसे आता पूर्ण है हो ना हर चुके साल ही, तो अनुसंधानों का दो सर्वेक्षण, दिन छुट्टी हो गई, सर्वे सैटरडे ऑफ संडे हुआ, रिसर्च। गर्मियाँ अभी शुरू जैसे हो गई, बिल्कुल मैंने आपको बताया है दिल्ली कि के ऐसी लोग बहुत सारी दिल्ली के रिसर्चेज लोग हो गई जाना हैं। मसूरी। आप ये देखिए, अगर आप अभी शोध गंगा पे जाएंगे तो आपको बच्चे बहुत तो सारे परेशान होते अमाउंट ही हैं, में, उनको आदत मतलब नहीं है हजारों आवाज, की तादाद उनके में मतलब रिसर्च की जगह हो तो स्टडीज उन्हें मिल अच्छा लगता जाएंगी है, नहीं हो तो पड़ी उन्हें हुई, नहीं अच्छा लगता ठीक। है। तो अब आपको ये मतलब देखना है अभी श्रवण कुमार कि से भी तो ये जो बात करनी रिसर्च पड़ेगी, कोई जरूरी स्टडीज थोड़ी ना हैं कि वो भी इनमें कहाँ उसके कुछ पास भी ऐसा बुकिंग छूट नहीं गया है होगी। जिन पर अनुसंधान हो सकता है, जिन पर रिसर्च हो सकती है, ठीक है, कुछ आगे बढ़ाए जा सकते हैं। कहीं पर जो वेरिएबल्स लिए गए हैं उनमें मैनिपुलेशन करके नई प्रॉब्लम बनाई जा सकती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हर अनुसंधान में ऐसी संभावना छिपी रहती हैं जिनके थ्रू नई रिसर्च प्रॉब्लम उभर देखते के हैं ना, आ अभी चलो सकती है। पूछते जैसा कि हैं, अभी वो तो मैंने नहीं है, आपको हिमांशु पहले नहीं ही तो श्रवण बताया कुमार की बात है, कि जब आप हो रिव्यू जाएगा। लिटरेचर करते हो तो 2 सीटें आपको आ ये गई पता उसमें। चल जाता है कि आपकी प्रॉब्लम जो आप उठाने जा रहे हो वो किस गैप की वजह से उठाने जा रहे हो, है ना। नेक्स्ट आ जाता है इसमें सामाजिक, तकनीकी एवं शैक्षिक परिवर्तन, मैनीफोल्ड चेंजेस। मैनीफोल्ड चेंजेस आप ये देखिए कि हर देश में, हर समाज में अ, सामाजिक, तकनीकी, शैक्षिक बहुत प्रकार के चेंजेस होते रहते हैं। रोज नई नई पॉलिसीज भी बनती हैं, एजुकेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, तकनीकी 14 परिवर्तन की भी तो आते हैं। शादी आप है। ये देखिए कि तकनीकी परिवर्तन भी आ रहे हैं, साथ ही आप देख रहे होंगे कि इस समय ग्लोबली अगर आप नजर डालो तो कितने युद्ध और ये सारी अरे समस्याएं आने बन तो रही हैं, दो, युद्ध करना हो तो है। जाते हैं तो उनके बाद कितने सारे एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च जिन पर की जाती है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उनकी वजह से भी बहुत सारे जो समाज में परिवर्तन आते हैं, बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान खोजने की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है और वो भी आपके लिए रिसर्च प्रॉब्लम बन सकती है। प्रॉब्लम से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम उठानी है, प्रॉब्लम से मतलब ये भी है कि वो प्रॉब्लम सोशली हमें कितना ज्यादा मतलब बेनिफिट देगी, समाज के लिए जो हम जिस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम समाज के लिए भी कितनी उपयोगी हो सकती है अगर उसकी समस्या का उनका समाधान हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक अनुभव, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी रिसर्चर प्रॉब्लम ढूंढ सकता है। अब वो वर्क प्लेस पे जहाँ पर वो काम कर रहा होता है वहां पर भी ऐसी बहुत सारी
स्थितियां बन सकती हैं जिनके थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं। ठीक है, अध्यापक जैसे मान लीजिए आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं आप कहीं, तो एज अ टीचर आपके सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो आपकी समस्या के सोर्सेज बन सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स के साथ रोज टैकल करते हैं तो वो वाले एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट्स के कैसे व्यूज होते हैं और घर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, संगी साथी जो उनका पीयर ग्रुप होता है उनका प्रभाव बच्चों पर कितना पड़ता है, बच्चों की जो सोशल या इकोनॉमिकल कंडीशन है वो उन्हें कितना प्रभावित करती है, मोटिवेशन लेवल है वो उन्हें कितना प्रभावित करती है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर ले सकते हो एज अ टीचर, क्योंकि इनसे आप पर्सनली जुड़े हुए हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप इस तरीके से जो कोई भी प्रॉब्लम उठाओगे तो ये आपके लिए ऑथेंटिक हो जाती है। साथ ही वर्क प्लेस पर आप ये भी देखते हो कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से आप समस्या उठा सकते हो। जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो किस तरीके से निर्णय लेते हैं, टीचर्स की नियुक्ति किस तरीके से हो रही है, सुपरविजन है या दूसरे और भी बहुत सारे जो काम होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे रिलेटेड होते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो कि वहाँ पर भी लोगों की अपनी व्यक्तिगत या मतलब इस तरीके की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। साथ ही जब आप वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो तो वहाँ आए दिन सेमिनार हैं, वर्कशॉप्स हैं, इन सब का भी आयोजन किया जाता है। तो इन सब के थ्रू भी आप रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ये सब चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट है इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम थ्योरी, सिद्धांतों से प्राप्त निष्कर्ष। आप ये देख सकते हो कि अभी तक बहुत सारी ऐसी थ्योरीज डेवलप हो चुकी हैं जिनके निष्कर्ष निकाले जा चुके हैं, कंक्लूजन आ चुके हैं। कंक्लूजन जो है उन्हें हम ये देखते हैं कि उनसे समाज को कितना बेनिफिट हो रहा है। आप ये देखिए कि कोई भी जो सिद्धांत होता है वास्तव में व्यवहारिक महत्व उसका बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिकल महत्व बहुत जरूरी होता है उसका। थ्योरीज से मेरा मतलब यहाँ है जैसे लर्निंग थ्योरीज डेवलप हो चुकी हैं, पर्सनैलिटी की थ्योरीज आ चुकी हैं, बुद्धि के सिद्धांत आ चुके हैं, मोटिवेशन थ्योरीज आ चुकी हैं, है ना। तो इस सब ये जो थ्योरीज आ चुकी हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन जब हम क्लास में करते हैं तो उन सब वो क्या वास्तव में क्या समाज के लिए वास्तव में वो इतनी उपयोगी रही हैं। ठीक है, उनकी हम वैधता को नाप सकते हैं, ठीक, उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं और इस तरीके से हम नए सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान पद्धतियों में संदेह, डाउट इन प्रेजेंट प्रैक्टिसेस। अब ये हो सकता है ना, जैसे आपने किसी की रिसर्च पढ़ी तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चला जाए कि नहीं मतलब इसका जो आप किसी की रिसर्च से संतुष्ट ना हो, आपको हो सकता है कि उसकी रिसर्च को देखकर ये लगे कि नहीं इसका है ना पूरे तरीके से निष्कर्ष नहीं निकला है, इसका निष्कर्ष इस तरीके से नहीं इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो रिसर्चर होता है जो वर्तमान में किए गए जो काम होते हैं या मेथड्स होते हैं या समाज में प्रचलित जो मान्यताएं होती हैं, रीति रिवाज या सिद्धांत होते हैं, इनको बहुत ही सस्पेक्टेड वे में देखते हैं। उनका ऐसा विश्वास होता है कि इनकी जो विश्वसनीयता है ना ये अभी तक कम है, इस समस्या को लेकर फिर से अनुसंधान होना चाहिए। और आप ये जानते हैं कि रिसर्च का मतलब ही होता है फिर से अनुसंधान करना या पुनः अनुसंधान करना। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो चीज आपके शक के घेरे में आ रही है उस विषय पर एक रिसर्चर फिर से रिसर्च कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है विचार विमर्श, डिस्कशन। डिस्कशन भी बहुत एक अच्छा तरीका होता है रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढने का। और डिस्कशन कहाँ पर होता है ज्यादातर, आप देखिए सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या कभी कभी लेक्चर्स होते हैं जो एजुकेशनिस्ट के थ्रू दिए जाते हैं, स्पेशलिस्ट के थ्रू दिए जाते हैं। साथ ही इस काम में आपके जो प्रिंसिपल होते हैं, जो मित्र होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है,
जो आपके संगी साथी होते हैं, उनसे भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट पे आपस में डिस्कशन कर सकते हो, जिसके थ्रू भी आप एक सार्थक समस्या का चयन कर सकते हो। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है कुछ-कुछ? स्टूडेंट्स, मैम। ठीक है? जहाँ पर Yes, ma'am. थोड़ा-सा ये लगता है ना कि हमारी मैडम यहाँ समझ में नहीं आ रही हैं नहीं चीज़ें, तो वहाँ पर आप कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट मतलब आपकी ये समझ में आ रहा है ना कि आपको जब आप अपना अभी रिसर्च प्रपोज़ल बनाओगे, आपके 4th सेमेस्टर में फिर आपका डिसर्टेशन बनेगा, है ना? तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। हो सबसे गया पहले आप कितना? प्रॉब्लम ही उठाओगे ना कहीं न कहीं से, और जब प्रॉब्लम उठाओगे तो प्रॉब्लम को क्योंकि उठाने मुझे में एकदम आपको सडनली बहुत वो सारी लगा याद समस्याएँ आ है सकती हैं। कि लॉन्ग तो वीकेंड है ना, तो हमें लॉन्ग वीकेंड में सबसे लोग पहले बहुत ये ध्यान भागते में हैं, रखना दिल्ली है वाले तो कि बहुत ही एक ज्यादा अच्छी भागते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है, उसका चयन हम किस तरीके से करें, ठीक? अब यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर के चयन को लेकर, आप सिलेक्शन उसमें को देखा लेकर रहेगा। हॉलमेस हैं, एक रिसर्चर हैं, प्रोफ़ेसर रहे हैं, इन्होंने कहा है क्या कुछ बातें बताई हैं कि कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, तो हमें रिसर्च प्रॉब्लम को चूज़ करने में हाँ, वो देखते हैं आसानी कैसा रहती है। क्या इन्होंने बैठता है कहा है उसमें। अब ये कि श्रवण कुमार संबंधित से बात क्षेत्र हो, में जो वो व्यक्ति भी बताए वास्तव में अपना हिसाब कार्यरत किताब, हैं, उनके समक्ष उससे क्या चल बहुत रहा सारी है। समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब है आप चाहे कहीं पर भी काम कर रहे हैं, किसी भी फ़ील्ड के हैं, चाहे लॉ की हुई है आपने, चाहे मैनेजमेंट किया हुआ है, चाहे कुछ भी है, और आप कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, तो आप ये देखिए ना रोज़मर्रा आपकी लाइफ़ में बहुत सारी समस्याएँ नहीं, आती हैं कि नहीं तैयारी आती तो हैं? करने में कोई दिक्कत नहीं है, बताइए? घूमने फिरने को तो वैसे ही अच्छा लगता ही है, एज़ घूमना अ फिरना। टीचर आप क्लास में मगर जा ये है रहे कि हैं, बच्चों के साथ ये ना इंटरैक्शन कर रहे कि हैं, सफर सफर ही आप ये है, देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत तो जल्दी सीख प्रॉब्लम लेते ना हो हैं, जाए कुछ जिससे। बहुत देर में सीखते हैं, या कुछ बच्चे जो हैं हर समय हँसते-मुस्कुराते रहते हैं, बहुत अच्छे मतलब तरीके से आ रहे हैं स्कूल में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड उनका ऐसा है कि वो उस तरीके से अच्छी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या रीज़न हो सकते हैं? कुछ बच्चे बहुत जल्दी अ, नए-नए कॉन्सेप्ट्स को धारण कर लेते हैं दिमाग में, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वर्क प्लेस पे भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, ठीक? साथ ही वर्तमान समय में या पिछले कुछ वर्षों में किन समस्याओं पर अनुसंधान किए गए हैं? आप इन चीज़ों का ध्यान रखकर भी एक नई रिसर्च प्रॉब्लम ढूँढ सकते हैं। कुछ नियम या तथ्य या क्या कहते हैं बनाए जो गए हैं जिनकी व्यावहारिक उपयोगिता है, उन पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में कौन-कौन से अनुसंधान किए गए हैं, उनके परिणाम कहाँ तक हम उनसे संतुष्ट हैं। तो ये चीज़ें देखकर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक? तो कहने का मतलब है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जो मैंने अभी आपको हेडिंग्स बताई हैं, अगर ये हेडिंग्स को हम ध्यान में रखते हैं, तो हम एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम को चूज़ कर सकते हैं, ठीक? अब समस्या चयन की प्रक्रिया क्या होती है? इसका प्रोसेस क्या होता है रिसर्च प्रॉब्लम को चूज़ करने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले हमें मोटे तौर पर ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस एरिया पर रिसर्च करनी है। हर विषय का, हर सब्जेक्ट के एरिया बहुत सारे होते हैं। चाहे आप एसएसटी उठा लो, चाहे आप साइकोलॉजी उठा लो, चाहे आप हिस्ट्री उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, वो बहुत सारे एरियाज़ में डिवाइडेड होता है, ठीक? अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस पर आपने अभी तक स्टडी की हुई है, या किस फ़ील्ड का ज्ञान आपको सबसे ज़्यादा है, या कौन-सा फ़ील्ड आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बात को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले अपने एरिया को सेलेक्ट करना है, रिसर्च एरिया को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको समस्या की खोज करनी है। नेक्स्ट है, सेकंड स्टेप इसमें है कि आपको एक निश्चित और स्पष्ट यानी कि जो क्लियर हो, है समस्या, उसका चयन करने में आपको दूसरा कदम ये होता है कि जो रिसर्चेज़ अभी तक हो चुकी हैं, आपके लिए बहुत आसान है। जैसे आपको जब रिसर्च की बारी आएगी ना, तो आप लाइब्रेरी आइएगा। लाइब्रेरी में जो सिनॉप्सिस रखे हुए हैं या जो डिसर्टेशन रखे हुए हैं, यहाँ पर आप एक बार सर्वे करना, क्योंकि हाँ, इनसे ये पता चलता है कि जो एरिया आपने डिसाइड किया है, उनमें कौन-कौन सी समस्याएँ लेकर कितना और किस प्रकार का है? हाँ, रिसर्च ठीक है अभी ना, तक हो रिकॉर्डिंग भी तो। चुका है।
और साथ ही लॉ आपको ये भी बिगेनर पता चल योर जाएगा गेट कि देहरादून कौन-कौन स्टोरी से एरिया है या कौन-कौन से क्वेश्चंस ऐसे है हैं जो 6 अभी घंटे रिसर्च की तो होने से सफर है, छूट गए हैं। ऊपर से जाम समझ में आ रहता रहा है है, मेरी बात? खतरनाक है। तो इससे क्या होगा, 10 इससे घंटे आपको लगते हेल्प मसूरी मिलेगी पहुंचने में लोग। एक नई समस्या को चूज़ यहाँ पे करने सारे में, रूट तो वही है, ठीक? चाहे देहरादून की नेक्स्ट आ जाता है कि जो एक समस्या का आपने मतलब अगर मान लीजिए आपने एक समस्या का चयन कर लिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोच समस्या मिल गई। आप उसके लिए एक एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन भी ढूँढते हैं, है ना? कोई मतलब ऐसी कोई कई समस्या ऐसा नहीं है कि आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम लिख ली और आपका काम हो गया। आपको एक्सपेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम एक के साथ कई सारी भी ढूँढनी होंगी, जिनमें से जिनको आप लेकर अपने सुपरवाइज़र के साथ पास जाएँगे। सुपरवाइज़र आपके साथ बैठकर विचार-विमर्श करेंगे, ठीक है? और यहाँ से ही थर्ड जो आपका स्टेप है वो स्टार्ट हो जाएगा कि अब अ, आप उस समस्या को मतलब चूज़ कर लेंगे और साथ ही स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेंगे कि आपको इस समस्या को अब अंतिम रूप देना है, ठीक है? प्रोसेस में मैंने क्या-क्या बताया आपको? सबसे पहले आपको अपना एरिया डिसाइड करना है। एरिया डिसाइड करने के साथ ही आपको ये देखना है कि जो रिसर्चेज़ अभी तक हो चुकी हैं, उन रिसर्चेज़ में आपके एरिया से रिलेटेड ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स अभी हैं, जिनके क्वेश्चन्स अभी ढूँढे नहीं गए हैं या जो जिनके क्वेश्चन्स अभी तक अनुत्तरित हैं, जिन पर आप काम कर सकते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम एरिया आपका डिसाइड हो गया है। अब आपने रिसर्च प्रॉब्लम भी ढूँढ ली है, तो आपको सिर्फ़ एक ही रिसर्च प्रॉब्लम नहीं लेनी है, अपने एरिया से रिलेटेड कम से कम 5-6 रिसर्च प्रॉब्लम आप लिख कर ले जाइएगा। अपने सुपरवाइज़र के साथ बैठिए, उसके साथ डिस्कशन कीजिए और अपने एरिया पर आप उसके साथ डिस्कशन करने के बाद आपका सुपरवाइज़र आपको बताएगा कि आप इस प्रॉब्लम को अब आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है सभी को या कहीं अभी कोई डाउट? यस मैम, क्लियर है। मैम समझ आ ठीक है। अब आप ये देखिए कि रैशनल फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक, समस्या चयन की कसौटी क्या होती है? समस्या चयन की कसौटी से यहाँ मतलब है कि आप ये देखिए इसमें मैं बता रही हूँ आपको, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करके बता रही हूँ कि जो ये प्रॉब्लम है, ये किसी विषय या मतलब किसी सब्जेक्ट या आपकी स्टडी की कोई स्पेसिफिक ब्रांच या मतलब ब्रांच के एरियाज़ के अंतर्गत आनी चाहिए, ठीक है? आपकी जो समस्या है वो नैतिक मूल्य यानी कि मोरल वैल्यू से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। मोरल वैल्यू या आप ये देखें ना कि जो अंधविश्वास होते हैं या कही हुई बातें जो होती हैं, उनसे रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम के लिए उठा लिया कि क्या विधवा विवाह संपन्न होना चाहिए? क्या व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में झूठ बोलना चाहिए? तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, मोरल वैल्यू से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, ये रिसर्च प्रॉब्लम में नहीं आती हैं। ये सेलेक्टेड होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, सार्थक होती हैं, उनको हम रिसर्च प्रॉब्लम में लेते हैं। ऐसी किसी भी समस्या के हल का कोई औचित्य नहीं होता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के रूप ना दे सके। अब आपने ये लिया कि क्या विधवा विवाह संपन्न होना चाहिए, अब इससे एजुकेशन फील्ड में आप क्या करना चाह रहे हैं? कुछ नहीं है, है ना? या बच्चा अगर झूठ बोलता है या नहीं बोलता है या एक व्यक्ति झूठ बोलता है, नहीं बोलता है, उसका मतलब उस पर हम क्या रिसर्च कर सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि वो वैज्ञानिक होने चाहिए, महत्वपूर्ण घटनाओं से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है? समस्या वास्तव में समस्या होनी चाहिए, वो ऐसा आभास कराए हमें कि हाँ, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड है और जिस पर हम आराम से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हमें बहुत ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, उस पर हमें टूल्स आसानी से मिल सकें, हम क्वेश्चनेयर आसानी से बना सकें, साथ ही हमें डेटा आसानी से मिल सके। अगर हमने प्रॉब्लम ऐसे उठा ली है जिसमें डेटा कलेक्ट करने की दिक्कत आएगी, तो आपकी वो जो प्रॉब्लम है, वो बहुत आपको आगे चलकर दिक्कत कर सकती है। ठीक है? समस्या ऐसी होनी चाहिए कि जिसके आधार पर जो एक रिसर्चर होता है, उसके जो एफर्ट्स हैं या उसका समय है, वो भी कम से कम लगे, ठीक?
स्पष्ट होनी चाहिए, मूलभूत होने चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, जनरलाइजेशन जिसका किया जा सके ऐसी होनी चाहिए। आपने जो प्रॉब्लम उठाई है वो इंडिकेट करे कि वो नई है, किसी पुराने रिसर्च से उठाई गई नहीं है या उसका रिकैप्चुलेशन नहीं है। कहने का मतलब है कि मैंने अभी आपको बताया ना कि हम पुराने शोध का सर्वेक्षण करेंगे, लेकिन वहां हमें वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन करें या कुछ नया उसको उसको ना मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, तभी हम एक ऑथेंटिक समस्या का चुनाव कर सकते हैं। ठीक, अब हमारी समस्या ऑथेंटिक है या नहीं है उसका हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए हमें इवेल्युएशन करना होता है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का। समझ गए? रिसर्च प्रॉब्लम का इवेल्युएशन आप कैसे करते हैं? सबसे पहले कि जो समस्या है वो शोधकर्ता की रुचि के अनुकूल होनी चाहिए। कहने का मतलब है इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग से यहाँ मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन किया आपने वो उठा लिया, उस पर रुचि मतलब आपका इंटरेस्ट कुछ भी है आपने उठा लिया और उस पर अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दी, वहां सब कुछ बेकार हो जाएगा। क्योंकि रुचि का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लेकर उस पर काम करना शुरू कर देंगे। अगर समस्या महत्वपूर्ण है तो मतलब कहने का मतलब है जो आपकी प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है तो भी आप उसको चुन सकते हैं अगर वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप काम करना शुरू करते हैं ना तो उसमें इंटरेस्ट अपने आप आता चला जाता है। नेक्स्ट है कि ओरिजिनल होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। ठीक, इसका मतलब ऐसा ये है कि समस्या ऐसी हो कि उस पे पहले से कोई रिसर्च वर्क ना किया गया हो। ठीक, आप अगर आपने पहले से की हुई शोध को ही उठा लिया है तो आप फिर से जब उस पर काम करते हैं तो इससे आपका समय, आपका जो अभी तक आपने एफर्ट डाले हैं वो सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उस पर पहले काम हो चुका है। इसीलिए आपको ओरिजिनल या नई समस्या उठानी है यहाँ पर। समस्या शोध संभव होनी चाहिए, एमिनेबल होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसी समस्या हो जहां पर वेरिएबल्स को मेजर किया जा सके। ठीक है, और उसके जरूरी या जो हम चाह रहे थे इस तरीके के परिणाम निकल सकें। ऐसा ना हो कि हमने कुछ भी समस्या उठा ली है उसको हम उस पर हम रिसर्च कर ही नहीं सकते। ठीक, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। क्योंकि हर एक जो अनुसंधान होता है, रिसर्च जो होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि करना। जो अभी तक प्रश्न गूढ़ रह गए हैं, अनुत्तरित रह गए हैं, उनके आंसर्स प्राप्त करना। पहले से स्थापित जो मान्यताएं चली आ रही हैं या जो थ्योरीज चली आ रही हैं उनका सत्यापन करना, उनको टेस्ट करना, समस्याओं के समाधान खोजना, मेन बात ये होती है। इसीलिए हमें किसी अनुसंधान के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी सिर्फ करनी नहीं होती है, समस्या महत्वपूर्ण भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है समस्या शोधकर्ता की योग्यता और क्षमताओं के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक, अब हर शोधकर्ता या हर रिसर्चर में वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो हर समस्या पर काम कर सके। पहले हमें अपनी कैपेबिलिटी को चेक करना है और उसके बाद हमें ये समझना है कि हम किस तरीके की समस्या पर काम कर सकते हैं इजीली। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अभी तक आपको बताया गए हैं वो सारे स्टेप्स को आप ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार आप समस्या को लेकर चलेंगे। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक, क्लास में है सभी? यस मैम। कुछ आया समझ में क्या होता है यस रिसर्च मैम। प्रॉब्लम? सिलेक्शन कैसे करना है मैम प्रॉब्लम्स का? हाँ, मैम इट इज समथिंग लाइक दैट कि जब 1990s और 2000 चल रहा था तो मोबाइल रेवोल्यूशन आया। तो हाँ, मतलब सबके हाथ में पेपर था, धीरे धीरे मोबाइल आया और आज 2025 में ये मतलब एक मेजर इशू प्रॉब्लम बन के सामने खड़ा है कि मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कब कितना हाँ, उसका तो ये भी एक रिसर्च का ही आंकलन टॉपिक करना बन बहुत जाती है, डिफिकल्ट हो इसमें भी चुका है। बहुत सारे कि यही चीज है कि अब आप ये देखिए कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि रिसर्च प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पुरानी ना हो।
आप ये कोशिश करिए कि वर्तमान में जो समस्याएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड चीजों को लाने की कोशिश करिए। इसके लिए जब आप रिव्यू लिटरेचर, अब मैं कल पढ़ाऊंगी ना उसको, लिटरेचर रिव्यू हम कैसे करते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि रिसर्च करने के लिए हम अब से लेकर पिछले 10 सालों तक के लिटरेचर का रिव्यू करेंगे। आपको अगर ये लगता है कि पुराने समय में मोबाइल, मतलब आप अगर और पीछे चले जाएं तो पेजर भी नहीं था, उस समय भी शिक्षा की व्यवस्था थी। तो उस समय की और अब की शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करना चाह रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करना चाह रहे हैं, तो पहले उससे रिलेटेड कुछ आप आर्टिकल्स को पढ़िए। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ हाँ, मैं समझ रिव्यूज रही को हूँ। पढ़िए, ठीक है? तो उससे आपको ना गैप मिल जाएगा कि आप इस प्रॉब्लम को उठाएंगे किस तरीके से, उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर पाएंगे, ठीक है? जी और अब आप लोगों का बस यही काम है कि अपना एरिया सर्च करो कि आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है। उसके लिए क्या करो, आर्टिकल्स पढ़ने शुरू करो। आर्टिकल्स जितने ओके। ज्यादा पढ़ोगे ना, आपको उस तरीके का समझ में आया। पहले ये सोचो सेकेंडरी स्टूडेंट पे करना चाह रहे हो, प्राइमरी स्टूडेंट पे करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें पहले आप ध्यान में रखिए, उससे फिर आप उसको कनेक्ट करिए अपनी रिसर्च को, ठीक है? जी चलिए अगले यस सेशन में करते हैं बाकी, ठीक है? ओके चलिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम।